चैप्टर 21 नशे की बातें और आदित्य की नाराजगी। क्लब में हुई सारी घटना के बाद आदित्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसकी आंखों में अब भी उस लड़के को पीटने का गुस्सा सुलग रहा था, पर गुस्से के साथ साथ उसे ये भी सुकून था कि समय रहते वह पंखुड़ी तक पहुंच गया। अब दोनों कार में बैठे थे। रात काफी हो चुकी थी और बाहर की ठंडी हवाएं गाड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थीं। पंखुड़ी सीट पर बैठी थी, पर उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसने क्लब में गलती से जो ड्रिंक पी ली थी, उसका असर अब धीरे धीरे और तेज होने लगा था। वो कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी हंसती, तो कभी बिना वजह गुनगुनाने लगती। अचानक उसने बहुत जोर से गाना शुरू कर दिया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, स्वर। उसकी बेसुरी आवाज गाड़ी में गूंज रही थी और आदित्य दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़े उसे घूर रहा था। आदित्य मन ही मन बड़बड़ाता है, हे भगवान, ये लड़की तो मेरा दिमाग ही खा जाएगी। कितना बोलती है ये। वो गुस्से से एक लंबी सांस खींचता है और झटके से आगे झुककर पंखुड़ी का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। बस अब चुप रहो, बहुत शोर करती हो, आदित्य कहता है, पर पंखुड़ी उसकी पकड़ में भी मचलती रहती है, जैसे कोई मासूम बच्ची हो। कुछ पल में उसकी पलकें भारी होने लगती हैं और वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। आदित्य सोचता है कि शायद वो सो गई है। वह राहत की सांस लेकर अपना फोन निकालता है और अपने आदमियों को कॉल करता है। हाँ, उस कमीने को पकड़ लिया? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी सर, आदमी हमारे कब्जे में है। आदित्य के चेहरे पर खतरनाक सी मुस्कान फैल जाती है। ठीक है, उसे ठिकाने पर ले जाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। आज उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर जैसे ही वो फोन रखता है और बगल की सीट पर देखता है, तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। सीट खाली थी, पंखुड़ी गायब थी। आदित्य घबराकर तुरंत कार का दरवाजा खोलता है और इधर उधर दौड़कर उसे ढूंढने लगता है। उसने बॉडीगार्ड्स को भी छुट्टी दे दी थी क्योंकि वह इस पल में पंखुड़ी के साथ अकेले रहना चाहता था। अब उसकी ये गलती भारी पड़ रही थी। कुछ दूरी पर अचानक उसकी नज़र पड़ती है। पंखुड़ी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें आधी नशे में बंद थीं और वह खुद से बातें कर रही थी। पंखुड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कह रही थी, तुम डेविल हो? हाँ, मेरे डेविल, बहुत हैंडसम, बहुत खतरनाक। तुम्हारी लाल लाल आंखें जब मुझे देखती हैं ना, तो मेरा दिल ऐसे धक धक करता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो अपने दोनों हाथों को सीने पर रखकर ऐसे इशारे कर रही थी जैसे सच में दिल को पकड़ रही हो। आदित्य कुछ पलों के लिए बस उसे देखता रह जाता है। उसके मन में पहली बार डर से ज्यादा एक अजीब सा सुकून और हंसी उठती है। वह धीरे धीरे उसके पास आता है। पंखुड़ी, अब भी नशे में? मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर उस डेविल से नहीं, जो हमेशा गुस्से में धमकी देता है। मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे प्रपोज करे, फूल दे और बोले कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठती है। तो ये मुझे डेविल बोलती है, मैं किस एंगल से डेविल लगता हूँ? वो दांत पीसते हुए पंखुड़ी की ओर देखता है, पर फिर अगले ही पल उसका मासूम चेहरा देख उसके गुस्से की आग बुझने लगती है। उसे एहसास होता है कि ये वही मासूम लड़की है जिसने कुछ देर पहले क्लब में डर के मारे उसे गले लगा लिया था। आदित्य झुककर पंखुड़ी को देखता है। वो उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बुदबुदाता है, तुम चाहे मुझे डेविल कहो या कुछ और, पर अब तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और वहीं पेड़ के नीचे बैठी पंखुड़ी अपने मासूम दिल की बातें बोल रही थी। उसके होठों से अचानक ये शब्द निकले, मैं इस पर्द से शादी कर लूंगी, पर आदित्य मतलब डेविल से शादी कभी नहीं करूंगी। आदित्य, जो कुछ कदम पीछे खड़ा था, ये सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नसों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका दिल कह रहा था कि अभी जाकर पंखुड़ी को झकझोर कर पूछे, डेविल? मेन डेविल लगता हूं तुम्हें? पर अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे एहसास था कि ये नशे की बातें हैं और नशे में कही गई हर बात का कोई मतलब नहीं होता। पंखुड़ी अब पेड़ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। धीरे धीरे उसकी सिसकियां गूंजने लगीं। जब मैं क्लब के अंदर थी ना, एक लड़के ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा। मुझे कितना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मन करता है यूं इस जगह को तोड़ के फेंक दूं। वो हिचकियों के बीच कह रही थी, लेकिन जब मेरे डेविल ने मुझे गले लगाया ना, मुझे सुकून मिला, एक अजीब सा चैन, लगता है जैसे मैं दुनिया के सबसे सेफ जगह पर हूँ। आदित्य वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस थी। उसने देखा कि पंखुड़ी की पलकें आधी झुकी हुई थीं।
होंठ लाल लाल चेरी जैसे लग रहे थे और गाल शराब की गर्मी से गुलाबी हो चुके थे। उसकी मासूमियत और नशे में कई बातें आदित्य के दिल को छू गईं। वो मन ही मन बुदबुदाया, पागल लड़की, तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक एक बात मुझे कितना पागल कर देती है। मैं तो सच में तुम्हारे पीछे दीवाना हो चुका हूँ, मेरी लिटिल जानू। थोड़ी देर तक पंखुड़ी पेड़ से लिपटी बातें करती रही। फिर अचानक उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह वहीं पेड़ से टिककर सो गई। आदित्य उसके पास आया। उसने झुककर उसका चेहरा गौर से देखा। नींद में भी वह उतनी ही मासूम और प्यारी लग रही थी जैसे कोई नन्ही बच्ची। आदित्य ने धीरे से फुसफुसाया, शायद तुम्हें खुद नहीं पता, पर तुम मेरी कमजोरी बन चुकी हो, पंखुड़ी। फिर उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया। ब्राइडल स्टाइल में गोदी में उठाकर वह गाड़ी की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्से और प्यार का अजीब सा मेल था। वो सोच रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार पंखुड़ी की तरफ खींच रही थीं। उसके गुलाबी गाल, नशे में ढीली पड़ी पलकें और मासूम चेहरा, सब कुछ आदित्य के दिल को बेचैन कर रहा था। आदित्य मन ही मन बुदबुदाया, पंखुड़ी, तुम मुझे एक और इंसान बनने के लिए मजबूर करती हो, पर मैं अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। तुम मुझे चाहे रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के रूप में देखना चाहो, पर मैं वही रहूंगा जो हूँ, क्रूल, डेंजरस और अपने तरीके से जीने वाला। कुछ देर ड्राइव करने के बाद गाड़ी पंखुड़ी के घर के बाहर रुकी। आदित्य ने बिना देर किए उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। अंदर सोए हुए थे अरविंद सिंह और वर्षा जी। अचानक डोरबेल की आवाज से अरविंद जी की नींद टूटी। उन्होंने चश्मा पहना, धीरे से बिस्तर से उठे और दरवाजे तक पहुंचे। वर्षा जी भी पीछे पीछे आ गईं। जैसे ही अरविंद जी ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि आदित्य की गोदी में उनकी बेटी पंखुड़ी गहरी नींद में सो रही थी। अरविंद जी कुछ कहने ही वाले थे कि आदित्य ने उंगली होठों पर रखकर उन्हें चुप करा दिया। अरविंद जी और वर्षा जी की नज़र जब अपनी सोई हुई बच्ची पर गई तो वे भी कुछ न बोल पाए। आदित्य बिना कुछ कहे पंखुड़ी को लेकर सीधे उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे पहले से पता था कि उसका कमरा कौन सा है। उसने पैर से दरवाज़ा खोला, अंदर गया और बड़ी नरमी से पंखुड़ी को बिस्तर पर लिटा दिया। धीरे से चादर ओढ़ाई, उसके माथे पर एक हल्की सी किस की और कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और प्यार का अनोखा मिलन था। फिर वो बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, बाहर अरविंद जी और वर्षा जी खड़े मिले। आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, पापा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपनी बेटी को ऐसे क्लब्स में ना भेजें। आप जानते हैं रात का माहौल कितना गंदा होता है। अरविंद जी ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे पता है बेटा, पर मैंने सोचा शादी के बाद उसके पास ये सब अनुभव करने का समय नहीं होगा, इसीलिए गुरु के साथ भेजे दिया। आदित्य की आंखें और सख्त हो गईं। पापा, अगली बार ऐसा ना हो। ए फ्लैट आपकी बेटी सिर्फ आपकी नहीं, हमारे घर की इज्जत भी है। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो। अरविंद जी ने सिर झुकाते हुए हामी भरी। ठीक है बेटा। आदित्य ने दोनों के पैर छुए और बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी सीधे उस जगह की ओर बढ़ी जहां उसका डार्क हाउस था, वही जगह जहां उसने उस बदमाश को बंद कर रखा था जिसने पंखुड़ी को क्लब में छेड़ा था। लगभग 2 घंटे बाद गाड़ी वहां पहुंची। बाहर खड़े उसके आदमी झुककर उसका स्वागत करते हैं, पर आदित्य बिना ध्यान दिए सीधे अंदर चला जाता है। अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। एक आदमी फटेहाल कपड़ों में, सिर्फ अंडरवियर में, हाथ पांव रस्सियों से बंधा हुआ, चेहरे और शरीर पर पहले से ही चोटों के निशान थे। उसकी आंखें डरी हुई थीं, पर आदित्य को देखते ही और चौड़ी हो गईं। आदित्य ने ठंडी मुस्कान दी और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपना पैर उस आदमी की जांघ पर रखा। आदित्य के जूतों के नीचे नुकीले कांटे लगे थे। जैसे ही उसने दबाव डाला, बदमाश दर्द से चीख पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी लड़की को छेड़ता है? तुझे लगता है मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? वो और जोर से दबाता गया। बदमाश पागलों की तरह तड़पने लगा। आदित्य ने अपने आदमी को आदेश दिया, इस पर गर्म पानी डालो। फायर कुछ ही सेकंड में उबलता हुआ पानी उसकी पीठ पर डाला गया। उसकी चीखें पूरे डार्क हाउस में गूंज उठीं। आदित्य की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। बहुत चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। आज तुझे समझ में आ जाएगा कि पंखुड़ी सिर्फ मेरी है और मेरी चीज को छूने की सजा मौत से भी ज्यादा खौफनाक होती है। वह आदमी बेहोश होने ही वाला था कि आदित्य फिर बोला। फिर वो बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और अपने विशाल महलनुमा विला की ओर रवाना हो गया। आदित्य अपनी कार से उतरकर अपने आलीशान विला में दाखिल हुआ। रात काफी हो चुकी थी और माहौल पूरी तरह खामोश था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और हॉल में कदम रखा, उसकी नज़र सोफे पर पड़ी। वहां उसकी दादी माँ बैठी हुई थीं।
उनकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, मानो लंबे इंतजार के बाद थककर वहीं नींद आ गई हो। आदित्य की आंखें पिघल गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, लगता है दादी माँ मेरा देर तक इंतजार करती रहीं और इसी तरह सो गईं। आदित्य उनके पास गया, झुककर उनके चेहरे को देखा। दादी माँ को इस तरह सोने से कमर में दर्द हो जाएगा। इन्हें उठाकर कमरे तक ले चलना चाहिए। वह जैसे ही दादी माँ को गोदी में उठाने लगा, उन्हें हलचल महसूस हुई और उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जैसे ही उन्होंने अपने पोते आदित्य को सामने देखा, उनके चेहरे पर ढेर सारा सुकून और प्यार उतर आया। बेटा, तू आ गया। आदित्य उनके बगल में बैठ गया और प्यार से बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ गया। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया कीजिए, मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। दादी माँ ने उसके गालों पर हाथ रख दिया और बेहद ममता भरी नज़रों से देखते हुए बोली, मेरा पोता बाहर रात भर रहेगा, अकेला रहेगा, बुखार चढ़े तो कौन देखेगा? भला मैं कैसे चैन से सो सकती हूँ? आदित्य का चेहरा नरम पड़ गया। उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून अपनी दादी माँ की गोद में ही मिलता था। उसने उनके हाथ थामे और उन्हें किस किया। चलो दादी माँ, अब डिनर करते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। दादी माँ खड़ी हुई और बोली, तू बैठ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। आदित्य तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दादी माँ, आप बैठिए, मैं खुद ले आता हूँ। दादी माँ थोड़ी हिचकिचाई लेकिन बैठ गईं। आदित्य खुद किचन में गया, खाना गर्म किया और 10 मिनट बाद सब कुछ ले आया। दादी माँ को ये देखकर अजीब सी खुशी हुई कि उनका पोता, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक और बेरहम माना जाता था, उनके सामने कितना मासूम और केयरिंग था। दोनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर दादी माँ ने धीरे से कहा, आदित्य, मैंने तेरी और पंखुड़ी की कुंडली पंडित जी को भेजी थी। उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाई क्योंकि वे तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुंडली देखकर मुझे सब कुछ बता दिया। आदित्य ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या बताया पंडित जी ने? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी और पंखुड़ी की शादी का शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 हफ्ते बाद है। अगर यह मौका चूक गया तो अगला मुहूर्त पूरे 2 साल बाद आएगा। आदित्य कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं 2 साल इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो 2 हफ्तों में ही शादी करूंगा। दादी माँ ने थोड़ा चिंता जताई, लेकिन बेटा, 2 हफ्ते में इतनी बड़ी शादी की तैयारी बहुत मुश्किल है। रिश्तेदारों को बुलाना, सब कुछ मैनेज करना। आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, आप चिंता मत करो दादी माँ, हमारे पास नौकर चाकर हैं, मेरा असिस्टेंट है, मैं सब संभाल लूंगा। मैं चाहता हूं कि पंखुड़ी जल्द से जल्द मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। दादी माँ ने एक और चिंता जताई, पर क्या लड़की वाले मानेंगे इतनी जल्दी शादी के लिए? आखिर वो अपनी बेटी को इतनी जल्दी घर से विदा करने में हिचकेंगे। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्हें सब कुछ समझाना आपका काम है दादी माँ। आप सुबह होते ही पंखुड़ी के पापा को कॉल कीजिए और सब बताइए। मुझे भरोसा है कि वे मान जाएंगे। आखिरकार यह रिश्ता अब सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, बल्कि दोनों घरानों की इज्जत का सवाल है। दादी माँ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं सुबह सबसे पहले यही काम करूंगी। डिनर खत्म करने के बाद आदित्य ने दादी माँ को उनके कमरे तक छोड़ा, प्यार से उन्हें बिस्तर पर सुलाया और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, बस 2 हफ्ते और पंखुड़ी हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। 1 to be continued 1। क्या दादी माँ इतनी जल्दी शादी के लिए पंखुड़ी के पापा को मना पाएंगी? और क्या पंखुड़ी इस अचानक लिए गए फैसले से खुश होगी या यह उसकी मासूमियत के लिए एक और झटका बनेगा? जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनर मनी लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 23 पंखुड़ी की उलझन। सुबह का समय था। धीरे धीरे धूप की हल्की किरणें पर्दे से छनकर अंदर आ रही थीं। पंखुड़ी ने अपने बंद पलकों को थोड़ा खोला। सिर में तेज दर्द था। उसने करवट बदली और मन ही मन बुदबुदाई, मैं कहाँ हूँ? कुछ पल बाद जब उसकी आंखें पूरी तरह खुली तो उसने राहत की सांस ली। वो अपने ही कमरे में थी। कल रात का हर मंजर उसकी याददाश्त से बिल्कुल मिटा हुआ था। बस धुंधली सी तस्वीरें थीं, क्लब की लाइट्स, ड्रिंक का स्वाद और फिर सब कुछ ब्लैकआउट। उसने माथे को दबाया, सिर अभी भी भारी था। लगता है ड्रिंक वाकई ज्यादा हो गई थी। थोड़ी देर तक कंफ्यूजन में बैठी रही, फिर हिम्मत जुटाई। वो बाथरूम चली गई, चेहरा धोया, बाल गीले किए और हल्कापन महसूस करने लगी। तौलिए में बाल लपेटे हुए बाहर आई और सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका दिल बैठ गया। गुरु के पूरे 100 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। उसने घबराकर तुरंत कॉल बैक किया। उधर से नींद भरी आवाज आई, हेलो। पंखुड़ी झुंझलाकर बोली, इतने मिस्ड कॉल्स क्यों किए? मैं रात को क्लब से कैसे घर पहुंची?
गुरु ने उनींदी आवाज में कहा, तू सच में पागल है, तूने गलती से ड्रिंक कर ली थी। आदित्य ने तुझे देख लिया और तुझे तेरे घर छोड़ आया। बस अब मुझे सोने दे, तेरे चक्कर में मेरी भी रात खराब हो गई। पंखुड़ी सन रह गई, मतलब आदित्य क्लब में था और उसने ही मुझे घर छोड़ा। तो मम्मी पापा को भी पता चल गया होगा कि मैं रात भर आदित्य के साथ थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, मैंने कहीं ड्रिंक के नशे में आदित्य से कुछ बकवास तो नहीं कर दी? कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उसे पीठ पीछे डेविल बुलाती हूँ? अगर मैंने कुछ कहा भी होगा तो मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? शायद मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे कोई दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कपड़े बदले, कैजुअल ड्रेस पहनी और नीचे खाने की तलाश में चली गई। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसने देखा कि पापा सोफा पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी किचन में थीं। वो धीरे धीरे पापा के पास जाकर बैठ गई। अरविंद जी ने अखबार मोड़ा और बेटी की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? ये सुनकर पंखुड़ी अचानक पापा की गोद में लेट गई, जैसे बचपन में लेटा करती थी। धीरे से बोली, नहीं पापा, पता नहीं कैसे गलती से मैंने ड्रिंक कर ली थी। अरविंद जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से हो जाती है। इतना सुनते ही किचन से मम्मी वर्षा जी बाहर आईं। उनके हाथ में नींबू पानी था, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, बस बहुत बिगाड़ लिया आपने इस बेटी को। अगर लोगों को पता चला कि हमारी बेटी रात को नशे में धुत होकर घर लौटती है, तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपने ही इसे बहुत ज्यादा छूट दी है। इतना कहकर उन्होंने जबरदस्ती पंखुड़ी के हाथ में गिलास थमा दिया और तीखे स्वर में बोली, पी लो इसे, तमाशा तो तूने कर ही दिया है, अब कम से कम होश में आ। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी के शब्दों ने उसके दिल को चीर दिया हो। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, पर वहां उसे सिर्फ ताने मिल रहे थे। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने गिलास उठाया। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म स्वर में कहा, पी ले बेटा, वरना तेरी मम्मी और नाराज होंगी। धीरे धीरे पंखुड़ी ने नींबू पानी पिया और नजरें झुका लीं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आदित्य को अगर सब सच पता चल गया तो मेरा क्या होगा? टू बी कंटिन्यूड 1। क्या वर्षा जी की ये बातें पंखुड़ी को और तोड़ देंगी? और क्या आदित्य को वाकई पता चल चुका है कि पंखुड़ी उसे डेविल समझती है? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनर मनी लव इनोसेंट गर्ल दिल। चैप्टर 23 भाग 2 पिता का स्नेह। नींबू पानी पीकर पंखुड़ी ने गिलास धीरे से टेबल पर रखा और उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। वो हॉल में और ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मम्मी फिर कुछ न कह दें। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद मैंने ही बहुत तमाशा कर दिया, तभी तो मम्मी इतना गुस्सा कर रही थीं। वो जानती थी कि मम्मी का प्यार जरा अलग है, डांटने और सख्ती में छिपा हुआ। लेकिन इस बार उनके शब्द तीर की तरह चुभ गए थे। फिर भी पंखुड़ी ने मन ही मन समझा लिया, मम्मी मुझे चाहती हैं, इसलिए ही डांटती हैं, वरना अब तक उन्होंने मुझे कभी इतना कुछ नहीं कहा था। इधर हॉल में वर्षा जी ने अरविंद जी के सामने ताज़ा गर्मागर्म पोहे की प्लेट रखी। थोड़े ताने भरे स्वर में बोली, लीजिए, खा लीजिए, और हाँ, अपनी बेटी के लिए भी मैंने निकाल कर रखा है। जाए, उसे भी खिला दीजिए। जब उसे आपकी गोद में ही सब चाहिए तो आप ही खिलाइए। इतना कहकर वो गुस्से में वापस किचन में चली गईं। अरविंद जी हल्की मुस्कान के साथ प्लेट उठाते हुए बुदबुदाए, माएँ भी अजीब होती हैं, जितना गुस्सा करें उतना ही मन में और प्यार भरा रहता है। अरविंद जी धीरे धीरे पंखुड़ी के कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा, बेटी चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, आंखें नीचे झुकी हुई। उन्होंने कोमल आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी की बात का बुरा लग गया क्या? पंखुड़ी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा। अरविंद जी उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तो फिर इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? धीरे से पंखुड़ी ने कहा, तारांकन, बस यही कि कहीं मैंने ही तो कल रात बहुत तमाशा तो नहीं किया? पता नहीं आदित्य ने क्या सोचा होगा, और मम्मी ने भी इतना क्यों डांटा? अरविंद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, अरे पगली, तुमने कुछ गलत नहीं किया, नशा गलती से हुआ और आदित्य तुम्हें बस छोड़ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी तुम्हारी मम्मी का गुस्सा प्यार से ही निकला है। बेटी का मन हल्का करने के लिए उन्होंने हंसी मजाक में कुछ बातें की। धीरे धीरे पंखुड़ी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई।
तभी अरविंद जी ने प्लेट उठाई और कहा, लो ये पोहे खा लो, तुम्हारी मम्मी ने बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। पहले तो पंखुड़ी ने मुंह बनाया, पर फिर पापा ने अपने हाथों से उसे कौर खिलाया। धीरे धीरे उसने पूरा नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद अरविंद जी ने उठते हुए कहा, अब मुझे ऑफिस के कुछ काम हैं, मैं चलता हूँ, तुम आराम करना, और हाँ, अगर चाहो तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना, दिमाग का सबसे अच्छा इलाज है पढ़ाई। ये कहते हुए उन्होंने बेटी के माथे को चूमा। पंखुड़ी ने प्यार से उनके गले लगते हुए कहा, पापा अपना ख्याल रखना, बाय। अरविंद जी मुस्कराते हुए बाहर निकल गए। अब कमरे में अकेली रह गई पंखुड़ी। वो खिड़की से बाहर देखती रही और सोचने लगी, मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे भी अब और परिपक्व बनना होगा। हर बार गलती करके सबको दुखी करना सही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, यही मेरा टेंशन भी दूर करेगा और फ्यूचर भी बनाएगा। इतना सोचकर वो उठी, स्टडी टेबल पर बैठी और मोटी मोटी किताबें खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगा। चैप्टर 24 शादी की घड़ी। शाम के 5 बज रहे थे। आदित्य के रॉयल पैलेस जैसी आलीशान हवेली में दादी माँ अपने कमरे की बालकनी में बैठी थीं। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके मन में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। वो खुद से बुदबुदाईं, लगता है अब सही समय आ गया है, मुझे अरविंद जी से बात करनी ही होगी। दो परिवारों का रिश्ता मजबूत करने का यही मौका है। धीरे धीरे उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और पंखुड़ी के पापा का नंबर डायल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ, नमस्ते दादी माँ, आपने कैसे याद किया, सब कुशल मंगल तो है? अरविंद जी की आदर भरी आवाज़ आई। बूढ़ी औरत दादी माँ मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बेटा, सब कुशल मंगल है, बस तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कल ही मैंने आदित्य और पंखुड़ी की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। पंडित जी ने सब ध्यान से देखा और बताया कि दोनों की कुंडलियां एकदम परफेक्ट हैं, कोई दोष नहीं है, और तो और तुम्हारी बेटी हमारे खानदान के लिए बेहद शुभ है। अरविंद जी का चेहरा चमक उठा, दिल से राहत की सांस लेते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छा समाचार है दादी माँ, सच कहूँ तो मुझे भी मन ही मन यही उम्मीद थी। और शादी की तारीख वगैरह के बारे में कुछ कहा पंडित जी ने? दादी माँ ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, पंडित जी ने कहा है कि सबसे उत्तम मुहूर्त सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर है, उसके बाद अगला मुहूर्त पूरे 2 साल बाद ही आएगा, वो भी दिवाली के बाद। ये सुनते ही अरविंद जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। मन ही मन सोचने लगे, 2 हफ्तों में शादी, ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो हमने ठीक से सोचा भी नहीं, तैयारियां कैसे होंगी और मैं अपनी बेटी से इतनी जल्दी कैसे दूर हो जाऊंगा। उनकी चुप्पी भांपकर दादी माँ ने धीरे से कहा, मुझे पता है बेटा, यह अचानक लग रहा होगा, लेकिन आदित्य साफ कह चुका है कि वह 2 साल का इंतजार नहीं करेगा। उसका मानना है कि जब सब कुछ शुभ है तो देरी किस बात की। अरविंद जी ने गहरी सांस ली, धीरे से बोले, दादी माँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता, मुझे वर्षा जी और पंखुड़ी दोनों से बात करनी होगी। मैं आज रात आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। बूढ़ी औरत दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी, भगवान सब भला करेंगे। इतना कहकर दादी माँ ने कॉल काट दी। अब दूसरी तरफ अरविंद जी अपनी कुर्सी पर गहरी सोच में डूब गए। वो इस समय अपने बैंक के मैनेजर केबिन में थे। कमरे की खामोशी में उनका मन और बोझिल होता जा रहा था। 2 हफ्तों में शादी, ये तो असंभव सा लग रहा है। वर्षा को कैसे समझाऊंगा? और पंखुड़ी, मेरी मासूम बेटी, क्या मैं इतनी जल्दी उसे विदा करने के लिए तैयार हूँ? नहीं, मेरा दिल मान ही नहीं रहा। उनकी आंखें भर आईं, बैग उठाकर खड़े हुए और खुद से बुदबुदाए, अब जो होगा घर जाकर ही सब साफ होगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो बैंक से बाहर निकले और कार की ओर बढ़े। दूसरी तरफ हमारी प्यारी हीरोइन पंखुड़ी, कमरे में बैठी पंखुड़ी धीरे धीरे अपनी कॉपी और मोटी मोटी किताबें बंद करती है। घड़ी पर नजर डालती है, शाम के ठीक 5 बज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, मम्मी तो अभी पार्टी में होंगी, शायद 7 बजे तक घर आएंगी। कितना अच्छा होगा अगर मैं उनके लिए कुछ खास कर दूं। मम्मी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और शायद वो मुझे प्यार से गले भी लगा लें। तभी उसके मन में एक प्यारा सा ख्याल आया, क्यों न मम्मी के लिए केक बनाया जाए। पंखुड़ी फौरन किचन की ओर दौड़ पड़ी। उसने सबसे पहले अलमारी से आटा, चीनी और कोको पाउडर निकाला, फिर धीरे धीरे हर चीज को नाप तौल कर एक कटोरे में डालने लगी। उसकी छोटी छोटी हथेलियां आटे में डूबी हुई इतनी मासूम लग रही थीं, जैसे कोई बच्ची खेल खेल में मिट्टी से घरौंदा बना रही हो। अंडे तोड़कर डाले, मक्खन को हल्का सा पिघलाकर घोला और दूध की बूंदें डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया।
जैसे ही बैटर तैयार हुआ, उसने उसे गोल मोल मोल्ड में डाला और सावधानी से ओवन में रख दिया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मम्मी को ये सरप्राइज जरूर अच्छा लगेगा। धीरे धीरे घड़ी ने 6:30 बजा दिए। तभी अचानक डोरबेल की आवाज गूंजी। पंखुड़ी खुशी से उछल पड़ी। शायद पापा आ गए। वो भागकर दरवाजा खोलती है और सचमुच सामने उसके पापा खड़े थे। पंखुड़ी दौड़कर उनके गले से लिपट गई। हेलो पापा। लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाई, देखा कि पापा के पीछे वर्षा जी यानी उसकी माँ भी खड़ी थीं। एक पल को पंखुड़ी का दिल धक से रह गया। कल रात की घटनाएं और सुबह की डांट उसकी आंखों के सामने घूम गईं। पर उसने मन को संभाला और मुस्कुराकर पापा का हाथ पकड़ लिया। अरविंद जी सोफे पर जाकर बैठ गए। वर्षा जी भी उनके पास ही आकर बैठी। तभी पंखुड़ी किचन में गई और 2 गिलास पानी लेकर आई। उसने बड़े प्यार से एक गिलास पापा को दिया और दूसरा माँ को। वर्षा जी ने हल्की सी नाराजगी में कहा, इतनी देर क्यों हो गई आपको? आप तो 5 बजे तक आ जाते थे। अरविंद जी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, आज दफ्तर में कुछ जरूरी काम अटक गया था, इसलिए लेट हो गया। इतना सुनते ही पंखुड़ी मुस्कुराई और किचन से प्लेट में रखा केक लेकर आए। वो सीधा माँ के सामने खड़ी हो गई और बोली, मम्मी, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। मम्मी प्लीज गुस्सा मत रहो। आपकी छोटी सी पंखुड़ी आपसे बहुत प्यार करती है। उसने धीरे से केक माँ की ओर बढ़ाया और उनके गाल पर प्यारा सा किस किया। वर्षा जी के सख्त चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आ। उन्होंने पंखुड़ी को सीने से लगा लिया। पागल लड़की, तुझे तो मुझसे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। तू मेरी जान है। तीनों ने मिलकर केक काटा और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर साथ बैठकर खाया। घर के अंदर की हवा जैसे एकदम मीठी और हल्की हो गई थी। फोन बड़ी खबर। केक खाते खाते अरविंद जी ने धीरे से कहा, वर्षा जी, मुझे आज एक कॉल आया था, आदित्य की दादी माँ का। वर्षा जी और पंखुड़ी दोनों ने एक साथ चौंक कर उनकी ओर देखा। कॉल? किस बारे में? अरविंद जी ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने बताया कि आदित्य और पंखुड़ी की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, कोई दोष नहीं है, बल्कि पंडित जी ने कहा है कि ये रिश्ता बहुत ही शुभ है और शादी की तारीख भी निकल आई है। वर्षा जी की सांसें तेज हो गईं। क्या? कब? अरविंद जी ने धीरे से कहा। पंडित जी के मुताबिक सबसे अच्छा मुहूर्त सिर्फ 2 हफ्तों बाद है, और अगर वो छूट गया तो अगला मुहूर्त पूरे 2 साल बाद मिलेगा। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। वर्षा जी का चेहरा सख्त हो गया, जबकि पंखुड़ी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी कैसे बदलने वाली है। 1 to be continued 1। क्या वर्षा जी 2 हफ्तों में शादी के लिए तैयार होंगी? और पंखुड़ी का दिल क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि आदित्य इंतजार नहीं करना चाहता? जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल 25। पंखुड़ी की बेचैनी। बैठक खाने में सन्नाटा छाया हुआ था। पंखुड़ी की नज़रें बार बार अपने पापा पर टिक रही थीं। वो भीतर से हिल गई थी। क्या सच में मेरी शादी सिर्फ 2 हफ्तों में होने वाली है? उसका मन बार बार कह रहा था, मुझे तो लगता था कि कम से कम 1 साल, 1.5 साल तो लगेगा। इतना सब अचानक कैसे हो जाएगा? इतनी जल्दी मैं कैसे अपने मम्मी पापा से अलग रह पाऊंगी? उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी समय वर्षा जी भी पंखुड़ी की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में चिंता थी। इतनी जल्दी शादी, इतनी तैयारी, ये सब कैसे संभव होगा? और मैं तो अभी अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। उन्होंने सीधे स्वर में कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में शादी करना नामुमकिन है। अरविंद जी ने गहरी सांस ली और पत्नी की ओर देखते हुए कहा, ये बात मैंने भी दादी माँ से कही थी, लेकिन उनका कहना है कि 2 साल बाद का मुहूर्त बहुत दूर है और आदित्य भी मानने को तैयार नहीं है। वो 2 साल इंतजार नहीं कर सकता। वर्षा जी थोड़ी खामोशी के बाद बोलीं, ठीक है, शादी तो करनी ही होगी। रिश्ता अच्छा है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी, खाना, सजावट, रिश्तेदार, ये सब कैसे होगा? अरविंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदित्य ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा, हमें बस अपनी ओर से हाँ करनी है। वर्षा जी ने गहरी नज़र से पति को देखा। फिर भी एक बार आप दादी माँ से खुलकर बात कर लीजिए। अरविंद जी ने घड़ी की ओर देखा। अब देर हो गई है, कल सुबह ही उनसे बात करूंगा। स्टू, रात का खाना और पिता पुत्री का बंधन। वर्षा जी ने थकान भरी आवाज में कहा, आज पड़ोस में भंडारा था, मैं वहीं से खाना ले आई हूँ, तुम दोनों वहीं से खा लेना। मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही। ये सुनकर पंखुड़ी के दिल पर चोट लगी। मम्मी इतनी नाराज क्यों हैं? शायद अभी तक कल रात की बातें उनके दिल से नहीं निकलीं। उसने मन को मजबूत किया और पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई।
अरविंद जी समझ चुके थे कि उनकी बेटी के दिल में डर है। उन्होंने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं जो भी करूंगा तेरे भले के लिए करूंगा, तू बस मुझ पर भरोसा रख। फिर उन्होंने पंखुड़ी के माथे पर किस किया। अब ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, सब अच्छा होगा। पंखुड़ी की आंखों में हल्की मुस्कान लौटी। पापा, आप ही तो हैं जो मुझे सबसे अच्छे से समझते हैं। दोनों बाप बेटी गले लगे। वो पल इतना भावुक था कि जैसे दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया हो। खाना खत्म करने के बाद पंखुड़ी अपने कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करने की कोशिश की, पर नींद कोसों दूर थी। वो अचानक उठकर बैठ गई। क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? क्या हर लड़की को शादी से पहले ऐसी ही घबराहट होती है, या सिर्फ मुझे ही हो रही है? उसने आईने में जाकर खुद को देखा। चेहरे पर हल्की उदासी, आंखों में उलझन और होठों पर खामोशी। शायद पढ़ाई ही मेरा सहारा है। अगर मैं पढ़ूंगी तो दिमाग का सारा बोझ उतर जाएगा। वह धीरे से अपनी स्टडी टेबल के पास गई, मोटी मोटी किताबें खोलीं और पन्ने पलटने लगी। पर जैसे ही पन्ने पलटती, उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजते। क्या मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है? कमरे की घड़ी टिक टिक करती रही, और पंखुड़ी बेचैन होकर किताबों के पन्नों में खुद को डुबाने की कोशिश करती रही। कमरे में गहरी खामोशी थी। पंखुड़ी अपनी किताबों में डूबी हुई थी। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। घड़ी की सुई 11 बजा रही थी। अचानक सेल फोन ट्रिन 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 ट्रिन। उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। पंखुड़ी ने चौंक कर स्क्रीन की ओर देखा। एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने माथे पर बल डाला। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? अननोन नंबर, उठाऊं या नहीं? उसने झुंझलाकर कॉल काट दिया और वापस किताबों पर ध्यान देने लगी। पर 5 मिनट भी नहीं बीते कि फोन फिर बज उठा। उसने फिर काट दिया। ये सिलसिला 5 बार तक चला। आखिरकार पंखुड़ी गुस्से से भर गई। उसने तेजी से कॉल उठाया और गुस्से में बोल पड़ी, कौन है यार? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? रात के इस समय चैन से जीने भी नहीं दोगे? छोटी सी बच्ची को तंग करने में मजा आ रहा है क्या? फोन के उस पार की आवाज। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आए, पंखुड़ी का चेहरा अचानक जम सा गया। गहरी, ठंडी और रौबदार आवाज थी। मेरी लिटिल जानू, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? पंखुड़ी की सांसें अटक गईं। ये आवाज आदित्य की थी। उसके होंठ कांपने लगे, क्योंकि उसे अब तक ठीक से याद नहीं था कि नशे वाली रात में उसने क्या क्या कहा था। हकलाते हुए उसने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसी रात जब तुम मेरी बाहों में बेहोश पड़ी थीं, तब मैंने खुद ही तुम्हारे फोन से अपना नंबर सेव कर लिया था। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा। मतलब, तुमने सच में मुझे बाहों में उठाया था? आदित्य ने शरारती लहजे में कहा, सिर्फ बाहों में ही नहीं, मैंने बहुत कुछ किया। पंखुड़ी घबरा गई। क्या किया? आदित्य जोर से हंस पड़ा। ओह पंखुड़ी, तुम्हें क्या लगता है मैं जबरदस्ती करूंगा तुम्हारे साथ? मैं तो कुछ नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर तुम खुद मेरी बाहों में नहीं आती, तो शायद मैं तुम्हें जबरन ले लेता। पंखुड़ी ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर ये शादी भी जबरदस्ती है न? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आदित्य का स्वर अचानक गंभीर हो गया। गलती तुम्हारी है। पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, वरना मैं किसी को भी अपने पनिशमेंट से नहीं छोड़ता। और याद रखना, अब तुम आदित्य रॉय की होने वाली पत्नी हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी मेरी शर्तों पर चलेगी। स्पीच बलून बातचीत का नजरिया बदलता है। पंखुड़ी खामोश थी। उसकी आंखों से हल्की नमी झलक रही थी। आदित्य ने टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे अब बता रही हो कि कर क्या रही हो इतनी रात को? पंखुड़ी ने किताबें उठाकर कहा, पढ़ रही थी, पर किसी ने बार बार फोन करके मेरा ध्यान भटका दिया। आदित्य मुस्कुराया, दिलचस्प, लड़कियां तो मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं, और तुम हो कि मुझे ही डिस्टर्ब मान रही हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, वैसे तुम्हारे पापा ने तो बता ही दिया होगा कि हमारी शादी सिर्फ 2 हफ्तों में है। पंखुड़ी ने बस धीमे स्वर में हम कहा। आदित्य ने आगे कहा, कल दादी माँ ने बोला है कि तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊं। बहुत सारे कपड़े, गहने लेने हैं। कल दोपहर मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। पंखुड़ी ने धीरे से कहा, क्या जाना जरूरी है? आदित्य तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल जरूरी है। ये कोई आम शादी नहीं, आदित्य रॉय की शादी है, और इसमें कोई भी चीज अधूरी नहीं हो सकती। उसकी आवाज में वही अहंकार, वही घमंड झलक रहा था। पंखुड़ी ने ऊबते हुए जम्हाई ली और कहा, ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। आदित्य ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा,
ठीक है, गुड नाइट माय लिटिल प्रिंसेस। कॉल कट गया। हंसिया चांद पंखुड़ी का बेचैन दिल। पंखुड़ी ने फ़ोन एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद तो हो गईं, पर दिल अब भी धड़कनों की रफ्तार से बेचैन था। कल शॉपिंग में क्या होगा? आदित्य और मैं आमने सामने, इतने करीब। क्या मैं उसके सामने अपनी घबराहट छुपा पाऊंगी? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिरकार थककर उसकी आंखें भारी हुईं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। 1 to be continued 1। क्या होगा जब आदित्य और पंखुड़ी साथ में शॉपिंग करेंगे? क्या आदित्य का घमंड पंखुड़ी के दिल में जगह बनाएगा या और डर पैदा करेगा? जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल। हेलो मेरे प्यारे लिसनर, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अनाउंसमेंट। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करनी है। आप जो भी कहानी मेरी आवाज में सुन रहे हैं वो मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, न किसी ऐप से, न किसी वेबसाइट से। ये कहानी मैं अपने दिल और दिमाग से खुद लिखती हूँ और फिर आपको सुनाने के मैं इसका ऑडियो वर्जन खुद करती हूँ। सच कहूँ तो इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है, लेकिन जब आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो सारी थकान मिट जाती है। मुझे पता है कि आप सब मेरी कहानियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नया ऐड करना चाहिए या कोई पॉइंट और बेहतर हो सकता है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। बस दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। आपका प्यार ही मुझे आगे लिखने की प्रेरणा देता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है। रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में